शारिक और समीना सांस रोक के दीवार के साथ चिपके खड़े थे। पुलिस वाला चंद कदम के पास ले पड़ता। शारिक ने सफेद शर्ट पहन रखी थी और अंदेशा था कि पुलिस वाला उसे देख ना ले। पुलिस वाला चंद में वहां खड़ा रहा और फिर मीदार की तरफ चल पड़ा। शारिक दीवार के साथ चंद कदम और आगे बढ़ गया और झुककर दीवार के साथ कुछ टटोलने लगा। मिलाकर उसे वो खुफिया मैकेनिज्म मिल गया जिससे उस दीवार व खुफिया रास्ता खुल जाता था। दीवार के एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से सिरकने लगा। सवीना से चंद कदम दूर दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। शारिक ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आ गया समीना, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। शारिक ने सरगोशी की। समीना आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। ओए रुक जाओ, ओए कौन है उधर? दफाता ने एक आवाज सन्नाटे में गूंजी और समीना के दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा। वो पुलिस वाला था जो मीदार के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ से सामने आ गया था और उसने समीना और शारिक को देख लिया था। भागो समीना, जल्दी! शारिक ने तेजी में सरगोशी की। समीना ने शारिक की तरफ छलांग लगा दी। उसी लम्हे फिदा फायर की आवाज से गूंज उठी। पुलिस वाले ने गोली चला ली थी जो समीना से तकरीबन 1.5 फुट के फासले पर दीवार में लगी। समीना तो मुंह से चीख निकल गई। शारिक ने लपतर समीना का हाथ पकड़ दिया और उसे खींचता हुए दीवार के खला में घुस गया। दीवार का खला आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। उसी लम्हे एक और फायर हुआ। गोली बाहर दीवार पर ही किसी जगह पर लगी थी। समीना गहरी तारीकी में दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ दी थी और सांस इस तरह फूला हुआ था जैसे मीलों दूर से भागती हुई आई हो। वो बाल बाल बची थी। अगर 1.5 फुट पीछे होती तो गोली दीवार में लगने की बजाय उसके सीने में लगती। उसका एक हाथ शारिक ने थाम रखा था जिसे वो बार बार आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा था। डरो नहीं, अब हम महफूज हैं। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए सरगोशी की। उसी लम्हे बाहर से बातों की बदम सी आवाज भी सुनाई देने लगी। दूसरा पुलिस वाला भी फायरिंग की आवाज सुनकर वहां आ गया था। बहनों ने जहां देखा है, एक पुलिस वाला कह रहा था। वो 2 थे और दीवार के साथ इस तरफ जा रहे थे। उनमें एक औरत थी जो चीखी भी थी, लेकिन पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गया। और यार तुम्हारा वहम होगा, दूसरे पुलिस वाले ने जवाब दिया। यहाँ से वो कहाँ जा सकते हैं? वो हवा में तहरीर तो हो नहीं सकते। मैंने खुद उन्हें देखा था, उन पर बोरी भी चलाई थी। वो औरत चीखी थी। चीख की आवाज तो तुमने भी सुनी होगी। पहले पुलिस वाले ने कहा। मैं चीखी नहीं, फायर की आवाज सुनकर इस तरफ आया था। दूसरी आवाज ने कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ कोई मौजूद था तो वो आए कहाँ से थे? फाटक पर तो हम मौजूद थे। मुमकिन है वो पहले ही से यहाँ कहीं छुपे हो और मौका पाकर निकलने की कोशिश की हो। पहले पुलिस वाले ने कहा। पूरे तवीले की तलाशी ली गई थी। एक एक कोना देखा गया था। एक लाश के अलावा यहाँ और कुछ नहीं मिला। फिर वो लोग कहाँ से आ जाएंगे? दूसरे ने कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि वो लोग यहाँ मौजूद थे। पहले ने कहा। शायद सारी रात जागने की वजह से तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ है। चलो छोड़ो, यहाँ कुछ नहीं। दूसरे ने कहा। और फिर खामोशी छा गई। पुलिस वाले शायद वापस चले गए। तारीख सी एक सुरंग में समीना का सांस घुटने लगा था। शारिक उसका हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ सिरकने लगा। अलविदा कर एक जगह रुक गया और दीवार को ठिठोलने लगा। दीवार का बैरूनी हिस्सा शक हो गया। ठंडी हवा के एक झुमका समीना के चेहरे से टकराया और उसके मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। वो एक गली में आ गए। दीवार हमवार हो गई थी। शारिक समीना का हाथ पकड़े तेज तेज कदमों से तारीख गली में चलने लगा। समीना का जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। पहले मीदार के नीचे वो तय खाना जिसमें असला और ईरवन के अंबार लगे हुए थे और फिर दीवार में ये खुफिया रास्ता। इन चीजों से उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं पेश आई कि इन लोगों के वसाइल बहुत वसी थे और ऐसे लोगों पर काबू पाना वाकई पुलिस के बस की बात नहीं थी। लेकिन वो ये सोच रही थी कि अगर पुलिस दयानतदारी से काम ले तो ऐसे लोगों का खात्मा करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। वो मुख्तलिफ गलियों से होते हुए एक मकान के सामने रुक गए। ये मासी मीरा का मकान था। दस्तक के जवाब में दरवाजा खुलने में ज्यादा देर नहीं लगी। शारिक की दुआओं के ऐन मुताबिक 9 लखा और गामा भी यहाँ मौजूद थे। हम लोग परेशान हो रहे थे कि तुम लोग पता नहीं कहाँ फंस गए हो। 9 लखे ने कहा। हम तो महफूज थे लेकिन सराज बेचारा मारा गया। शारिक ने कहा। सराज को गोली लगने के बाद ही तो हम वहां से निकल आए थे, लेकिन मुझे अफसोस तो इसका है कि हम उनका एक बंदा भी नहीं गिरा सके। दामे ने कहा। फिक्र मत करो, एक के बदले हम उनके 2 आदमी ढेर करेंगे। शारिक बोला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माजे गुज्जर को डेरे में तुम्हारी मौजूदगी का पता कैसे चला? 9 लखे ने कहा। बेदर पे नुकसान उठाने से वो पागल हो गया है। उसके आदमी पूरे शहर में हमें तलाश करते फिर रहे हैं। हमारी इस डेरे की भी निगरानी की जा रही होगी। हमें आते देर तक मुखबर ने उसे हमारी मौजूदगी की इतला दे दी और वो हम पर चढ़ दौड़ा। लेकिन शारिक पर हाथ डालना इतना आसान तो नहीं। बहरहाल उसे अपनी इस कार्रवाई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शारिक ने जवाब दिया। देख लेंगे शारिक बाबू। 9 लखे ने कहा। अगर माजा गुजर हम पर अटैक कर सकता है तो हमने भी तो चूड़ियां नहीं पहन रखी ना। देख लेंगे उनको।
मेरा ख्याल है 1-2 दिन आराम से गुजर जाएं तो हमें अपना माल वहां से हटाना होगा। शारक ने कहा, क्यों शारक बाबू, माल को कोई खतरा हो गया? गामे ने चौंक कर पूछा, फिलहाल तो नहीं, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। पर इससे पहले कि उस तैरखाने का राज खुल जाए हमें वो जगह खाली कर देनी होगी, कोई और जगह देखनी पड़ेगी। शारक ने जवाब दिया, पुलिस भी अब बार बार इस तरफ आने लगी है। थानेदार को 1 लाख रुपए महीना देने के बावजूद हमारे खिलाफ किसी भी वक्त कोई कार्रवाई हो सकती है। एक बताना तुम्हें भूल ही गया था शारक बाबू, गामे ने कहा। 2-3 दिन पहले भी इंस्पेक्टर उस्मान पुलिस पार्टी लेकर आया था। उसे 9 लाख की तलाश थी। इत्तेफाक से 9 लाख 2-3 मिनट पहले ही डेरे से निकल गया था। इंस्पेक्टर उस्मान? शारक चौंक गया। हाँ, गामे ने इस बात में सर हिलाया। वो कह रहा था कि 9 लाख का फैसलाबाद में किसी मोटर मैकेनिक के कत्ल में मुलव्वस है। समीना भी उस केस में मुलव्वस हो सकती है, और समीना के बाप ने समीना के अगवा के सिलसिले में जो रिपोर्ट लिखवा रखी है, उस सिलसिले में भी पुलिस को 9 लाख की तलाश है। लेकिन इंस्पेक्टर उस्मान को कैसे पता चला कि 9 लाख यहाँ हो सकता है? शारक बोला। मेरा ख्याल है पुलिस को ये इतला भी माजे गुज्जर के जरिए ही मिली होगी, गामे ने कहा, और चंद दमों की खामोशी के बाद बोला, उसी रात 2 बजे पुलिस को गली के बाहर बोरी में बंद एक आदमी की लाश भी मिली थी, जिसे तशद्दुद के जरिए हलाक किया गया था। मैंने थाने जाकर वो लाश देखी थी। वो हफीज की लाश थी, और मुझे यकीन है कि उसे भी माजे गुज्जर ने कत्ल करके लाश हमारे अड्डे के सामने डाली थी, ताकि किसी न किसी तरह हमें फंसा दे। वो जो कुछ भी करता रहे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, शारक ने कहा। इस वक्त सुबह के 4 बजने वाले थे। समीना कुर्सी पर बैठी कुछ देर तक उनकी बातें सुनती रही, फिर ऊँगने लगी। शारक ने उसकी तरफ देखा तो उसके होंठों पर खफीस सी मुस्कुराहट आ गई। रात भर जागने की वजह से उसकी अपनी आंखों में भी जलन हो रही थी। वैसे उसे तरस आ रहा था समीना पर। शरीफ घराने की पढ़ी लिखी लड़की महज उसकी वजह से मुसाइब का शिकार हो गई थी। अच्छी खासी पुरसुकून जिंदगी छोड़कर वो जराइम पेशा लोगों में गिर गई थी। मुझे भी नींद आ रही है, अब थोड़ी देर सो लेना चाहिए, शारक ने कुर्सी से उठते हुए था। वो लोग उस वक्त बैठक में बैठे हुए बातें कर रहे थे। फर्श पर सुर्ख रंग की दरी बिछी हुई थी। शारक और समीना के आने से पहले 9 लाख और गामा उसी दरी पर लेटे हुए थे। शारक ने समीना के कंधे पर हाथ रखा, उसे हल्का सा झटका दिया। समीना गड़बड़ा कर उठ गई। अंदर जाकर सो जाओ, चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आऊं, शारक ने कहा। समीना कुर्सी से उठ गई। शारक उसे मासी मेरा वाले कमरे में ले आया। उस कमरे में 2 चारपाइयां थी। एक पर मासी मेरा सो रही थी और दूसरी खाली पड़ी हुई थी। शारक ने दरवाजे में खड़े खड़े खाली चारपाई की तरफ इशारा किया। समीना आगे बढ़कर चारपाई पर ढेर हो गई। शारक दोबारा बैठक में आ गया, जहां 9 लाख और गामा दरी पर लेट चुके थे। शारक भी उनके साथ ही लेट गया और कुछ ही देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुका था। शारक की आंख सुबह 9 बजे के लगभग खुली थी। गामा सो रहा था और 9 लाख जाग रहा था। शारक उठकर कमरे से बाहर आ गया। मासी मेरा बावर्ची खाने में थी। शारक ने मासी मेरा वाले कमरे में जाकर झांका। समीना जाग चुकी थी, लेकिन बिस्तर पर लेटी हुई थी। शारक को देखकर भी उसने उठने की कोशिश नहीं की। 10 बजे के लगभग वो सब इकट्ठे ही बैठे नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद मासी मेरा तो घर के कामों में मसरूफ हो गई और ये लोग बैठक में ही बैठे प्रोग्राम बनाने लगे। 9 लाख का ख्याल था कि उन्हें आज ही रात माजे गुज्जर के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो ये ना समझे कि ये लोग डर कर कहीं छुप गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि गुज्जर पर बराह रास्त हाथ डालने की बजाय पहले उसकी आवारियों पर हाथ डालना चाहिए। उसके 4-6 आदमियों को ठिकाने लगाने के बाद माजे गुज्जर पर हाथ डालना चाहिए, गामे ने कहा। मुल्तान रोड बनी हवेली में कौन है? शारक ने गामे से पूछा। कोई भी नहीं, गामे ने जवाब दिया। आज रात यहाँ से निकलो और राज्य को वहां भेज दो। उससे कहना कि सफाई वगैरह कर दे और कुछ राशन भी डाल ले। हम लोग 1-2 दिन में वहां आएंगे, शारक ने कहा। तो क्या माल वहां मुंतकिल करने का इरादा है? गामे ने पूछा। नहीं, माल के लिए वो जगह महफूज नहीं, हम उस जगह से कोई और काम लेंगे, शारक ने जवाब दिया। वो सारा दिन इसी तरह गुजर गया। शाम का अंधेरा फैलते ही गामा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बाहर निकल गया। उसने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि चेहरा भी छुप गया था और गलियों में घूमता हुआ मदन चौक की तरफ निकल आया। कुछ देर तक चौक पर इधर उधर घूमता रहा, फिर उस गली की तरफ आ गया जिसमें लादादाद वर्कशॉप थे। उनके आते का फाटक भी उस गली में था। चौक पर भी रौनक थी और गलियों में भी सारी दुकानें खुली हुई थी। गली में बहुत से वर्कशॉप भी खुले हुए थे जिनमें काम हो रहा था। गामा गली के मोड़ पर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। कुछ ही देर बाद गली से एक लड़का आता हुआ नजर आया। 12-13 साल की उम्र का वो लड़का इहाते के फाटक के साथ वाले वर्कशॉप में काम करता था। वो जैसे ही करीब आया, गामे ने उसे रोक लिया। ओए नदीम, बात सुन जरा। कौन हो तुम, क्या बात है? लड़का घबरा गया। डरो नहीं, ओए मैं गामा हूँ। गामे ने इधर उधर देखते हुए सरबोची की। हमारे डेरे का क्या हाल हवाल है? डेरे के फाटक पर 2 पुलिस वाले खड़े हैं, नदीम ने इधर उधर देखते हुए बताया। वो किसी को अंदर नहीं जाने देते। आज कोई कोचवान तांगा लेकर भी नहीं दिया।
पर बात क्या है गांव में? सुना है रात को फिर यहाँ कोई हंगामा हुआ था। पता नहीं क्या हुआ था, मैं तो डेरे में था ही नहीं, कसूर गया हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ तो किसी ने मुझे उधर जाने से मना कर दिया था। सुना है सराय रात को गोली लगने से मर गया था। सुना तो यही है, नदीम ने कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? गामे ने पूछा। उस्ताद के लिए चाय लेने जा रहा हूँ, नदीम ने जवाब दिया। अच्छा जा, मगर किसी को बताना नहीं कि मैं तुझे मिला था, गामे ने कहा। नदीम होटल की तरफ चला गया। गामा कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर एक और गली में मुड़ गया। गामा मुख्तलिफ गलियों में होता हुआ दोबारा बासी मीरा के मकान पर पहुंच गया और शारक को सूरत हाल से आगाह कर दिया। मेरा ख्याल है शारक बाबू, वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हमें थानेदार से मिल ही लेना चाहिए। हम डेरे को छोड़ तो नहीं ना सकते। मैं भी यही सोच रहा था, चलो अभी चलते हैं। शारक उठ गया। समीना और 9 नके गुनों ने मासी मीरा के मकान पर ही छोड़ दिया। मकान से निकलते हुए दोनों ने चादरें ओढ़ रखी थी, लेकिन 2-3 गलियां घूमने के बाद उन्होंने चादरें उतार दी और अब बेखौफी से चल रहे थे। पुलिस स्टेशन पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। SHO इस वक्त थाने से निकल रहा था, लेकिन उन्हें देर रुक गया। उसके ऊँटों पर मकरूसी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे, वो शारक की तरफ देखते हुए बोला। अगर तुम ना आते तो हम तुम्हें तलाश कर ही लेते। हमने आपको जहमत से बचा लिया, शारक ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे हम और आप एक दूसरे से अलग तो नहीं रह सकते ना। हम जैसे लोगों का और पुलिस का तो चोली दामन का साथ होता है। वो लोग बातें करते हुए SHO के कमरे में आ गए। SHO ने एक कांस्टेबल को बुलाकर चाय लाने के लिए कह दिया। शारक के ऊँटों पर मुस्कुराहट कैरी होगी, बोया सूरत हाल उनके लिए ज्यादा संगीन नहीं थी। देखो शारक, SHO ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ मुनशियात का अड्डा चला रहे हो, धंधा चोरी चप्पे हो रहा है, बात बन जाती है। लेकिन ये रोज के इंतजाम में कत्लो गारत लाशों का गिरना, इसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। ये कोई जंगल तो नहीं ना, ये गुंजान आबादी है। चारों तरफ शरीफ लोग रहते हैं। हर शख्स सुकून की जिंदगी बसर करना चाहता है, लेकिन तुम लोगों की वजह से लोगों का सुकून गारत हो गया। पहले तो लोग शिकायत करने हमारे पास आते थे, लेकिन अब हम पर से उनका एतमाद उठ चुका है। अब वो अपनी शिकायतें लेकर सीधे आला अफसरान के पास पहुंच जाते हैं, जिसके नतीजे में हम पर दबाव बढ़ जाता है। अफसरान जवाब तलब भी करते हैं। हमें भी तो नौकरी करनी है, और ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमें किसी कार्रवाई पर मजबूर कर रहा है। आखिर हमें भी तो अपनी कुछ कारकर्दगी दिखानी है ना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं आपकी बात समझ रहा हूं, शारिब ने उसके खामोश होने पर जवाब दिया। लेकिन मसला ये है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं और ब्रह्मा कल शाम कसूर चले गए थे। डेरे पर कोचवान सराय था। मुझे तो आज वापस आकर पता चला है कि किसी ने रात को डेरे पर हमला कर दिया था, जिसमें बेचारा सराज मारा गया। उसकी मौत का मुझे बेहद अफसोस है। हमलावर कौन थे? इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, शार्क ने जवाब दिया। 2 दिन पहले गली की नुक्कड़ पर बोरी में बंद एक लाश मिली थी, जिसे गामे ने हफीज के नाम से शनाख्त किया था। तुम्हारे ख्याल में हफीज का कातिल कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर ने पूछा। क्या कह सकता हूँ, शारिक ने कहा। मुझे तो ये पता चला है कि हफीज को किसी और जगह तशद्दुद करके हलाक किया गया था और उसकी लाश बोरी में बंद करके यहाँ डाल दी गई थी। वो जो कोई भी था शायद हमें फंसाना चाहता था, लेकिन फंस गए हम पुलिस वाले, इंस्पेक्टर ने कहा। अब कल रात का वाकया है, हमें फिर एक लाश तुम्हारे डेरे से उठानी पड़ी। आखिर मैं क्या करूं? ये वाकया बहुत संगीन है। मुझे किसी की गिरफ्तारी तो दिखानी होगी ना। आपको गिरफ्तारी मिल जाएगी, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कल शाम को मरीद आपको गिरफ्तारी दे देगा, लेकिन उस पर जरा हाथ हल्का रखना। वजीद रेड़े वाला? इंस्पेक्टर ने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, शारिक ने इस बात में सारी लाया। क्यों उस बेचारे को फंसा रहे हो? इंस्पेक्टर बोला। इसलिए तो कह रहा हूं ना कि हाथ जरा हल्का रखना, हम अदालत से जमानत पर छुड़ा लेंगे, शारिक ने जवाब दिया। इस तरह तुम्हारी कारकर्दगी भी अफसरों की नजरों में आ जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। इंस्पेक्टर चलने में कुछ सोचता रहा, फिर उसने इस बात में सारी ला दिया। इसी दौरान कांस्टेबल चाय ले आया। उसने एक एक कप उनके सामने रख दिया। और 9 लखे का क्या चक्कर है? इंस्पेक्टर ने चाय का कप उठाते हुए कहा। सुना है वो फैसलाबाद में कोई कत्ल करके मारा हुआ है और यहाँ भी उसके खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज है। 2-3 दिन पहले इंस्पेक्टर उस्मान भी उसकी तलाश में तुम्हारे डेरे पर आया था। 9 लथा आया था मेरे पास, लेकिन एक रात रहकर वापस चला गया था। मगर ये कई रोज पहले की बात है। उसके बाद 9 लथा से मेरी मुलाकात नहीं हुई, शारिक ने जवाब दिया। और वह लड़की कहाँ है? इंस्पेक्टर ने आगे झुकते हुए मैनी खेद लहजे में पूछा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे लड़कियों का कोई शौक नहीं है, शारिक ने जवाब दिया। पता नहीं किसने कह दिया है कि वो लड़की मेरे पास है, हालांकि मैं तो उसे जानता भी नहीं, कभी देखा तक नहीं उसे। ठीक है, एक दिन ये बात भी सामने आ ही जाएगी, इंस्पेक्टर ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अब जो कुछ भी करोगे मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हमारा अगर ख्याल रखा करो। तुम्हें तो तुम्हारा हिस्सा मिलता ही रहता है, और क्या चाहते हो? शारिक ने कहा। गारबारी ने 2-3 दिन से नाक में दम कर रखा है, इंस्पेक्टर ने कहा।
रेफ्रिजरेटर पुराना हो गया है, अक्सर बंद हो जाता है और तुम जानते हो कि नया फ्रिज खरीदना, कल नया फ्रिज तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। शारिक ने उसकी बात काट दी, फिर गामे की तरफ देखते हुए बोला, घर का पता समझ लो गामे, कल सुबह सबसे पहला काम तुमने यही करना है, भूलना मत। मैंने इनका मकान देखा हुआ है, फ्रिज कल सुबह ही पहुंच जाएगा, गामे ने जवाब दिया। और अब अपने संतरियों को भी वहां से हटा लो। शारिक ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है तुम लोग जाओ, मैं पैगाम भेज देता हूँ। दोनों संतरी वहां से हट जाएंगे, इंस्पेक्टर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। शारिक और दामा भी उठ गए और वो इंस्पेक्टर के साथ ही थाने से बाहर आ गए। थाने से बाहर निकलकर इंस्पेक्टर जीप की तरफ बढ़ गया और वो दोनों हाथ हिलाते हुए सामने वाली गली की तरफ चलने लगे। तकरीबन 2 घंटे बाद वो लोग अपने डेरे पर मौजूद थे। शमीना भी उनके साथ थी। शारिक 9 लाख के लिए फिक्रमंद था। वो इंस्पेक्टर उस्मान को अच्छी तरह जानता था। 9 लाख का बैनुई नासर अली बेगुनाह था, इसलिए इंस्पेक्टर उस्मान ने 10,000 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया था। लेकिन 9 लाख के खिलाफ तो बाकायदा रिपोर्ट लिखवाई गई थी। मुमकिन है उसे 9 लाख के बारे में कुछ और मालूमात हासिल हो गई हो। इंस्पेक्टर उस्मान को मिलने वाली यह इतला भी दुरुस्त थी कि 9 लाख का शारिक के डेरे पर छुपा हुआ है। ये तो 9 लाख की खुशकिस्मती थी कि जिस वक्त इंस्पेक्टर उस्मान डेरे पर आया था उससे थोड़ी देर पहले 9 लाख का बाहर जा चुका था। इस तरह वो बच गया, लेकिन दूसरी मर्तबा ऐसा नहीं हो सकता था। शारिक को यकीन था कि इंस्पेक्टर उस्मान दोबारा जरूर आएगा। वो गामे की तरफ देखते हुए बोला, तुम 9 लाख को लेकर राज्य की तरफ चले जाओ। 9 लाख को राज्य के साथ ही रात ही को मुजदान रोड वाली हवेली भेज दो, या राजा अगर मुनासिब समझे तो रात को अपने पास रख ले और सुबह सवेरे ये दोनों हवेली चले जाएं। इंस्पेक्टर उस्मान का भरोसा नहीं है, अगर उसने रात को यहाँ छापा मार लिया तो ये बच नहीं सकेगा। ठीक है शारिक बाऊ, मैं उसे लेकर अभी चला जाता हूँ, मगर तुम दो। गामे ने बारी बारी शारिक और समीना की तरफ देखा। हम ही थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे और सुबह तुम उस हरामखोर के घर फ्रिज लाना मत भूलना, शारिक ने कहा। फ्रिज तो पहुंच जाएगा, गामे ने कहा। फिर 9 लाख की तरफ देखते हुए बोला, चल यार तुम्हें राज्य के पास छोड़ ही आऊं, हम भी तुम्हारे साथ ही निकल रही हैं, शारिक ने कहते हुए समीना को इशारा किया। समीना फौरन ही उठ गई और वह चारों तवीले से इकट्ठे ही निकले। फाटक से निकलते ही उनके रास्ते मुख्तलिफ हो गए। 9 लाख और गामा एक तरफ मुड़ गए, समीना और शारिक दूसरी तरफ। ये सब 10 बज रहे थे। भूख के मारे समीना की जान निकली जा रही थी। गलियों से होते हुए वो मदन चौक से बहुत दूर मेन रोड पर निकल आए। ये भी छोटा सा चौक था और बड़ी रौनक थी। चांदी के तबाम की भी एक दुकान थी। दुकान छोटी थी, अलबत्ता बाहर दीवार के साथ बेंच रखे हुए थे। 2 बेंच कदरे तारीकी में थे। एक बेंच पर एक आदमी और 2 औरतें कबाब खा रही थी। शारिक भी समीना के साथ दूसरी बेंच पर बैठ गया और लड़के को टिक्के कबाब और नान का ऑर्डर दे दिया। जब वो लोग वहां से रुखसत हुए तो 11 बज रहे थे। वो एक रिक्शे पर बैठकर शाम नगर पहुंच गए। उस घर में कदम रखते ही समीना को अजीब से सुकून का एहसास हुआ। वजाने क्या बात थी कि वो जब भी इस घर में आती उसे बड़ा सुकून मिलता। उसकी वजह शायद ये थी कि इस घर में तहफ्फुज़ का एहसास ज्यादा था। वो दोनों लाउंज में आ गए। तुम्हारे बाबू की तबीयत कैसी है? शमीना ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। अब तो बिल्कुल ठीक है, बस कभी कभी तकलीफ होने लगती है, शारिक ने जवाब दिया। तुमने कहा था कि मुझे अपनी माँ और बहन से मिलाओगे, शमीना ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। लेकिन तुमने अभी तक अपना ये वादा पूरा नहीं किया। जरूर मिलाऊंगा, लेकिन अभी हालात साजगार नहीं है, शारिक ने जवाब दिया। तुम देख रही हो कि 10-12 दिन से हम किस तरह भागते फिर रहे हैं। इन हालात में मैं अपने घर का रुख नहीं कर सकता। हालात जरा बेहतर हो जाएं तो मैं तुम्हें उनसे मिलाने के लिए जरूर ले जाऊंगा। शमीना ने इस सिलसिले में मजीद कोई बात नहीं की। वो गुजरे हुए दिनों के बारे में सोचने लगी। अजीब जिंदगी थी यह, एक एक लम्हा सनसनी खेज था। एक तरफ पुलिस घात लगाए बैठी थी और दूसरी तरफ माजे गुज्जर जैसे दुश्मन मौके की तलाश में थी। वो खुद कई मरतबा मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। माजा गुज्जर की सफाकी का मुजाहरा वो देख चुकी थी। उसे यकीन था कि उस रात वो इक्कू को अगर कत्ल करके कोठी से फरार ना होती तो माजा गुज्जर उससे शारिक का पता मालूम करने के लिए उसके साथ कुछ भी कर सकता था। और उसे इस बात पर भी हैरत हुई थी कि दूसरे दिन अखबार में इक्कू के कत्ल की खबर छपी थी, लेकिन उस कत्ल का जिम्मेदार एक नामालूम चोर को ठहराया गया था। पूरी खबर में कहीं भी शारिक या समीना का जिक्र नहीं था। उसने पुलिस से यह बात छुपाई थी कि इक्कू का कत्ल किसी नामालूम चोर के हाथों नहीं, समीना के हाथों हुआ था। पुलिस के सामने उसका नाम ना लेने की वजह गालबन ये थी कि माजा गुज्जर शारिक से अपने आदमी के कत्ल का बदला खुद लेना चाहता था। और फिर मौका मिलते ही कल रात वो शारिक के डेरे पर चढ़ दौड़ा था और उसके एक आदमी को मारकर भाग गया था। शमीना को यकीन था कि अगर वो दोनों भी माजे गुज्जर के आदमियों के हाथ लग जाते तो वो उन्हें भी भून डालते। शमीना ने इतने दिनों में ये बात खास तौर से नोट की थी कि ये दोनों गिरोह लाहौर की मुनेशियार की मंडी पर अपना कंट्रोल रखने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे।
इसी दौरान इन दोनों की तरफ से कई जानें जाया हो चुकी थी। दोनों दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को खुफिया तौर पर इतलात तो फराम करते रहते थे, लेकिन अपना कोई नुकसान होने पर दूसरे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कभी नहीं लिखवाते थे।